नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज गौड़ हिंदी साहित्य की इस आनंददायक यात्रा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी क्षितिज भाग 2 में शामिल एक बहुत ही शानदार संस्मरण को। इस संस्मरण के लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और इसका शीर्षक है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। तो वह मानवीय करुणा की दिव्य चमक कौन है? वह मानवीय करुणा की दिव्य चमक हैं फादर कामिल बुल्के। फादर कामिल बुल्के एक ऐसी हस्ती हैं जिनका जन्म विदेश में हुआ, परंतु इस भारत भूमि के प्रति आकर्षण ने उनको भारत की तरफ खींचा। यहाँ वे लंबे समय तक रहे और यहाँ की भाषा की, यहाँ के लोगों की, साहित्य और संस्कृति की उन्होंने सेवा की, उसे आत्मसात किया। तो आइए जानते हैं आज ऐसी ही एक शानदार हस्ती के बारे में जिसे पढ़कर सुनकर आप आनंदित हो जाएंगे और अनेक प्रकार की प्रेरणा प्राप्त करेंगे। तो इस संस्मरण के लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो सबसे पहले सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जीवन परिचय। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हिंदी के एक सशक्त हस्ताक्षर हैं। इनका जन्म सन 1927 में जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ। आपकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद में हुई। एक पत्रकार के रूप में, प्रोड्यूसर के रूप में, साहित्यकार के रूप में आपने बहुत ख्याति अर्जित की। दिनमान पत्रिका में आप उपसंपादक रहे, पराग पत्रिका के आप संपादक रहे और इस प्रकार पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े होने के कारण आपकी भाषा सहज और सीधी रही। आप पाठक के साथ सीधे जुड़ते हैं। आपका सन 1983 में निधन हो गया। आप बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार रहे। कहानी, कविता, उपन्यास, निबंध, नाटक सभी में आपने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। तो आइए जानते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की रचनाओं के संदर्भ में। आपकी प्रमुख कृतियां हैं काठ की घंटियां, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग। ये सभी आपके कविता संग्रह हैं। पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल आपके उपन्यास हैं। लड़ाई आपका कहानी संग्रह है। आपने एक नाटक बकरी लिखा। भों भों खों खों, बतूता का जूता, लाख की नाक आपने बाल साहित्य के रूप में रचनाएं साहित्य संसार को दी। चर्चे और चरखे आपके लेखों का संग्रह है। खूंटियों पर टंगे लोग के लिए आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। मध्यम वर्गीय आकांक्षाओं को श्रेष्ठता के साथ स्थापित करना, प्रस्तुत करना आपकी लेखनी का एक महत्वपूर्ण कार्य रहा। संघर्ष, सपने, हताशा और मध्यम वर्गीय जीवन के अनेक चित्र आपने अपने साहित्य के माध्यम से प्रस्तुत किए। आइए इसी लेखक की एक बहुत प्रसिद्ध रचना, उनका संस्मरण मानवीय करुणा की दिव्य चमक आज पढ़ते हैं। तो यह संस्मरण जिस विशिष्ट विभूति के बारे में है, एक बार उनके बारे में जान लेना भी हमारे लिए उत्तम रहेगा। तो यह संस्मरण समर्पित है फादर कामिल बुल्के को। तो उनकी जो समय है वो है 1909 से 1982। फादर कामिल बुल्के की शिक्षा MA PhD हिंदी में रही। उनकी प्रमुख कृतियां हैं रामकथा, उत्पत्ति और विकास, रामकथा और तुलसीदास, मानस कौमुदी, ईसा जीवन और दर्शन और एक कालजयी रचना अंग्रेजी हिंदी कोश। सन 1974 में आपको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ऐसी
विशिष्ट विभूति के बारे में यह संस्मरण लिखा गया है। तो आइए इस संस्मरण का सार जानते हैं। संस्मरण का प्रारंभ लेखक ईश्वर के प्रति अपनी एक शिकायत से करते हैं। वे सोचते हैं कि फादर जैसी हस्ती कैसे ऐसी बीमारी से, जहर बात जो बीमारी होती है, जो एक तरह का जहरीला फोड़ा होता है, उससे समाप्त हो सकते हैं, क्योंकि वे तो अपना अधिकाधिक समय प्रभु की आस्था और उपासना में बिताया करते थे। उन्हें बहुत अधिक इस बीमारी के कारण शारीरिक यातना सहनी पड़ी। अपने सफ़ेद चोगे से ढकी हुई आकृति, गोरा रंग, सफ़ेद झाई मारती दाढ़ी, नीली आँखें और गले तक पहना हुआ कोट बहुत ही सुंदर लगते थे। ऐसी विशिष्ट विभूति जो एक बार मिलते ही लोगों की स्मृतियों में स्थायी हो जाती है, उसे कैसे ईश्वर इतनी बड़ी सजा दे सकता है। आइए लेखक के अपने शब्दों में सुनते हैं। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे, जिसके बड़े फादर बुल्के थे। हमारी हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते, हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते, हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते और हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में वह बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हो हमें अपने आशीषों से भर देते। मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है। वह नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हों। तो ऐसे देवदारू की छाया वाले विशाल व्यक्तित्व के स्वामी थे फादर कामिल बुल्के। इसी क्रम में लेखक याद करते हैं कि कैसे जो परिमल उन्होंने एक संस्था स्थापित की थी। तो परिमल के बारे में मैं आपको बता दूं कि यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की एक बहुत प्रसिद्ध रचना है, जिससे प्रभावित होकर उसी प्रकार की विचारधारा के जो लेखक थे, जो निराला जी के पथ पर चलना चाहते थे, उनके मार्ग के अनुचर थे, उन्होंने इलाहाबाद में इस संस्था की स्थापना की। इसके अनेक स्थानों पर कार्यालय खोले गए और यह संस्था लगातार साहित्यिक गोष्ठियां आयोजित करती थी, जिसमें साहित्यिक रचनाओं पर चर्चा परिचर्चा हुआ करती थी। तो इसी संस्था के कार्यक्रमों में फादर कामिल बुल्के निरंतर अपनी सहभागिता सुनिश्चित किया करते थे। वे जब इन चर्चाओं में आते थे तो बहुत गहराई के साथ अपनी बात रखते थे। वे लगातार सभी के लिए शुभकामनाएं देते थे। उनकी विचारधारा से साहित्य के प्रति उनका गहरा लगाव स्पष्ट होता था। लेखक याद करते हैं कि फादर कामिल बुल्के अपनी मातृभूमि से बहुत प्यार करते थे। बेल्जियम में जब इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में थे तो उनके भीतर सन्यासी बनने की इच्छा जागृत हुई। उनके परिवार में 2 भाई, 1 बहन और माँ पिता सब थे। वो सबको याद किया करते थे। उनकी जन्मभूमि का नाम रेम्स चैपल था। उनकी माँ उन्हें बहुत याद आती थी। फादर अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को अपनी माँ की चिट्ठियाँ दिखाया करते थे। उनका एक भाई वहीं पादरी हो गया था और दूसरा भाई अपना काम करता था। उनकी बहन बहुत ही ज़िद्दी थी। वह हमेशा उसके विवाह के लिए चिंतित रहते थे। भारत में रहते हुए वे 2-3 बार अपने परिवार से मिलने के लिए बेल्जियम भी गए थे। फादर जब इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में वहाँ थे तो उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा जागृत हुई और उन्होंने अपने धर्मगुरु के पास यह इच्छा व्यक्त की, तो साथ ही एक शर्त भी लगाई कि वह भारत जाना चाहते हैं।
उनकी यह शर्त मान ली गई और जिसेट संघ में 2 साल तक उन्होंने धर्म की शिक्षा प्राप्त की। पादरियों के बीच रह करके धर्माचार का ज्ञान प्राप्त किया और उसके बाद 9-10 वर्ष तक उन्होंने दार्जिलिंग में अध्ययन किया। कोलकाता से बीए करने के बाद उन्होंने इलाहाबाद से एमए किया। उन दिनों इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हुआ करते थे, तो उन्हीं के सानिध्य में हिंदी की बारीकियां सीखने का अवसर फादर कामिल बुल्के को मिला। 1950 में प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर उन्होंने राम कथा की उत्पत्ति और विकास नामक विषय पर अपना शोध प्रस्तुत किया। मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लूबर्ड का उन्होंने नील पंछी के नाम से हिंदी में रूपांतरण प्रस्तुत किया। वे सेंट जेवियर्स कॉलेज के रांची के हिंदी और संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए। वह 47 वर्षों तक इस देश में रहे और 73 वर्ष की उम्र में इस दुनिया से चले गए, पर जाते समय अनेक आँखों को नम कर गए। उनका व्यक्तित्व ऐसा था जिसकी छाप लगातार लोगों के हृदय पर रहेगी। और फादर कामिल बुल्के ने जो एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया वह था उनका अंग्रेज़ी हिंदी शब्दकोश। उन्होंने बाइबल का अनुवाद भी किया। हिंदी के विकास को लेकर और उसे राष्ट्रीय भाषा के पद पर बैठाने की चिंता अंतिम समय तक फादर करते रहे। उन्हें इस बात का बहुत दुख रहता था कि हिंदी के अपने क्षेत्र में हिंदी के लोग उसकी उपेक्षा करते हैं। 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था जब दिल्ली के कश्मीरी गेट के निकलशन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतारकर लंबी संकरी उदास पेड़ों की घनी छांव वाली कब्रगाह में दफन कर दिया गया। वे ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं, इस धरती से ऐसे ही रत्न पैदा हों। और इसके बाद मसीही विधि से उनका अंतिम संस्कार किया गया और उनकी देह पृथ्वी को सौंप दी गई। इस दृश्य को, इस बहुत ही मार्मिक दृश्य को लेखक अपनी लेखनी से किस प्रकार व्यक्त करते हैं, आइए सुनते हैं। मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था कि नहीं कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। नम आंखों को गिनना शाही फैलाना है। इस तरह हमारे बीच से वह चला गया जो हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग, सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा था, जिसकी स्मृति हम सबके मन में, जो उनके निकट ये किसी यज्ञ की पवित्र आग की आंच की तरह आजीवन बनी रहेगी। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धानत हूँ। इस प्रकार लेखक उस अंतिम यात्रा का कारुणिक दृश्य हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं। तो हमने जाना कि इस संस्मरण के माध्यम से लेखक फादर कामिल बुल्के के जीवन को बहुत ही सक्षमता के साथ हमारे सामने रखते हैं। उनकी स्मृतियों में वे सदा जीवंत हैं और उनकी उन्हीं स्मृतियों के माध्यम से हम भी फादर कामिल बुल्के के जीवन के बारे में हुबहू जानने में सफल रहे हैं। आइए अब हम परिमल जो संस्था है उसके बारे में जानें। परिमल निराला के प्रसिद्ध काव्य संकलन से प्रेरणा लेते हुए 10 दिसंबर 1944 को प्रयाग विश्वविद्यालय के साहित्यिक अभिरुचि रखने वाले कुछ उत्साही युवक मित्रों द्वारा परिमल समूह की स्थापना की गई। परिमल द्वारा अखिल भारतीय स्तर की गोष्ठियां आयोजित की जाती थी,
जिनमें कहानी, कविता, उपन्यास, नाटक आदि पर खुली आलोचना और उन्मुक्त बहस की जाती। परिमल का कार्यक्षेत्र इलाहाबाद था। जौनपुर, मुंबई, मथुरा, पटना, कटनी में भी इसकी शाखाएं रही। परिमल ने इलाहाबाद में साहित्य चिंतन के प्रति नए दृष्टिकोण का न केवल निर्माण किया, बल्कि शहर के वातावरण को एक साहित्यिक संस्कार देने का भी प्रयास किया। तो यह परिमल संस्था के बारे में संस्मरण में आया था। आपने जाना कि इस संस्था में लगातार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी भी और फादर कामिल बुल्के भी आया करते थे। इसके अलावा कमलेश्वर, राजेंद्र यादव जैसी उस समय की साहित्यिक विभूतियाँ जो इलाहाबाद में निवास किया करती थी, वे इस साहित्यिक संस्था के कार्यक्रमों में शिरकत करने के लिए उपस्थित हुआ करती थी। अब इस पाठ में आए हुए कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को जान लेना समीचीन होगा। जहरबाद, गैंग्रीन एक तरह का जहरीला और कष्ट साध्य फोड़ा जिनसे फादर कामिल बुल्के की मृत्यु हुई। आस्था, विश्वास, श्रद्धा। देहरी, दहलीज। पादरी, ईसाई धर्म का पुरोहित या आचार्य। आतुर, अधीर, उत्सुक। निर्लिप्त, जो लिप्त ना हो। आवेश, जोश। लबालब, भरा हुआ। धर्माचार, धर्म का पालन या आचरण। रूपांतरण, किसी वस्तु का बदला हुआ रूप। अकाट्य, जो बात काटी ना जा सके। गैरिक वसन, साधुओं द्वारा धारण किए जाने वाले गेरुए वस्त्र। श्रद्धानत, प्रेम और भक्ति युक्त पूज्य भाव। अब हम इस पाठ में आए हुए अभ्यास के प्रश्नोत्तर को हल करेंगे। तो इस क्रम में जो सबसे पहला प्रश्न है वह है, फादर की उपस्थिति देवदारू की छाया जैसी क्यों लगती थी? देवदारू का जो वृक्ष होता है वह बहुत ही ऊंचा, बहुत गहरा, घना, छाया और शीतलता प्रदान करने वाला होता है। वह सभी को सुकून पहुंचाता है और फादर कामिल बुल्के का व्यक्तित्व कुछ इसी प्रकार का था। उनका व्यक्तित्व बहुत ऊंचा था, बहुत गहरा था। उनके व्यक्तित्व में सभी को शीतलता मिलती थी। वे सभी को आशीषों से भर देते थे। वे सबकी मंगल कामनाएं करते थे। इसलिए लेखक कहते हैं कि उनकी उपस्थिति देवदारू वृक्ष की छाया जैसी थी। हमारे यहाँ प्राय बुजुर्गों की तुलना वट वृक्ष से की जाती है और वह भी इसी प्रकार की तुलना है जैसे लेखक देवदारू के वृक्ष से फादर कामिल बुल्के की तुलना करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। फादर कामिल बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग हैं। किस आधार पर ऐसा कहा गया है? निश्चित रूप से फादर कामिल बुल्के भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग हैं। अनेक ऐसी विशेषताएं उनके व्यक्तित्व में विराजमान थी जिनके कारण यह बात कही जा सकती है। वे भारत भूमि के आध्यात्मिक चिंतन से प्रेरित होकर भारत आए। यहाँ उन्होंने राम कथा का अध्ययन किया। अपने शोध का विषय भी राम कथा को बनाया। वसुधैव कुटुंबकम का भाव जो भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है, उसका जीवंत प्रतिरूप फादर कामिल बुल्के हम बनकर हमारे सामने आते हैं। उनकी जन्मभूमि अलग है पर अपनी कर्म भूमि के रूप में वह इस भारत भूमि को, इस पवित्र भूमि को चुनते हैं। तो निश्चित रूप से उनके हृदय में यहाँ की संस्कृति के प्रति प्यार है और वे भारतीय संस्कृति का एक जीवंत नमूना है। वे हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश प्रस्तुत करते हैं, बाइबिल का हिंदी संस्करण प्रस्तुत करते हैं, वे अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश प्रस्तुत करते हैं। ब्लूबर्ड जो एक रचना है उसका हिंदी में रूपांतरण वे प्रस्तुत करते हैं और लगातार प्रयास करते रहते हैं कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी हो। तो वे पूरी तरह से भारतीय संस्कृति के जीवंत व्यक्तित्व प्रतीत होते हैं। अगला प्रश्न है, पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे फादर बुल्के का
हिंदी प्रेम प्रकट होता है। पाठ में अनेक ऐसे प्रसंग हैं। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हिंदी में ही एमए की डिग्री प्राप्त की। परिमल नामक हिंदी की जो संस्था है, निराला जी की पुस्तक के नाम पर जिसका गठन किया गया था, लगातार वे उसकी गोष्ठियों में शामिल होते थे। विभिन्न रचनाओं पर वे बेबाक राय रखते थे। उन्होंने अपने शोध का विषय भी राम कथा को बनाया और उसका शीर्षक रखा राम कथा उत्पत्ति और विकास। उन्होंने ब्लूबर्ड नामक जो उनका नाटक था, अंग्रेजी नाटक था, उसका हिंदी में नील पंछी के नाम से रूपांतरण प्रस्तुत किया। उन्होंने बाइबिल का हिंदी में अनुवाद प्रस्तुत किया और वे सेंट जेवियर्स कॉलेज में रहते हुए हिंदी और संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हुए। लगातार वे हिंदी को राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन देखना चाहते थे। तो इन सब बातों से, इन सब तथ्यों से एक ही बात निकल करके सामने आती है कि हिंदी साहित्य, भाषा, संस्कृति के प्रति उनका व्यक्तित्व पूरी तरह से समर्पित रहा। अगला प्रश्न है, इस पाठ के आधार पर फादर कामिल बुल्के की जो छवि उभरती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। लेखक अपनी विशिष्ट लेखनी के माध्यम से, अपनी श्रेष्ठ शब्दावली के माध्यम से हमारे सामने एक जीवंत छवि फादर कामिल बुल्के की प्रस्तुत करते हैं। फादर कामिल बुल्के लंबे थे। उनके गोरे सफ़ेद भूरी दाढ़ी, नीली आंखों वाले एक असाधारण सन्यासी थे जिनके हृदय में लोगों के प्रति अथाह ममता और करुणा भरी हुई थी। उनके व्यक्तित्व में मानवीय करुणा की साफ झलक दिखाई देती थी। वे बहुत मिलनसार थे और जिस व्यक्ति से एक बार मिलते थे उसके हृदय में अपनी छाप छोड़ देते थे। वे लगातार अपने प्रियजनों का ख्याल रखते थे, सुख दुख में शरीक होते थे। वे रिश्तों को निभाना बखूबी जानते थे। वे सन्यासी थे पर सामान्य सन्यासी नहीं थे। अपनी सौम्यता से, गुणों से, विद्वता से वे जन जन के गले का हार थे और लोगों में बहुत अधिक सम्मानित थे। वे पारिवारिक आयोजनों में परिवार के एक बड़े व्यक्ति की तरह शिरकत करते थे। आशीषों से सभी को भर देते थे। उन्होंने भारतीय संस्कृति को जीवंत रूप में अपना लिया था और यहाँ के होकर के ही वे रह गए थे। यद्यपि उनकी जन्मभूमि अलग थी, लेकिन उसके पश्चात भी अपनी कर्मभूमि को ही उन्होंने मातृभूमि जैसा आदर और सम्मान दिया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा? लेखक ने फादर कामिल बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा क्योंकि उनके हृदय में सभी के लिए प्यार, अपनत्व, वात्सल्य और ममता भरी हुई थी। करुणा एक ऐसा भाव है जो हमें दूसरों के दुख से दुखी करता है। करुणा आप में तब आती है जब आप मानवता की उच्च कोटि पर पहुंच जाते हैं। फादर कामिल बुल्के सबके दुख सुख में शामिल होते थे। वे सभी को अपने मधुर वचनों से सांत्वना देते थे। उनके हृदय में सबके प्रति आत्मीयता का भाव था। के अनुसार उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा है। उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरने जैसा है। उनको याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। उनकी रगों में दूसरों के लिए मिठास और अमृत के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था। निश्चित रूप से ऐसे व्यक्तित्व को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। प्रश्न संख्या 6। फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की, कैसे? फादर कामिल बुल्के ने एक परंपरागत सन्यासी से अलग छवि हमारे सामने प्रस्तुत की। सामान्य सन्यासी अपने आप को मानवीय संबंधों से काटकर केवल प्रभु की भक्ति में लीन हो जाते हैं,
पर फादर कामिल बुल्के ऐसे थे जिन्होंने सन्यासी का जीवन तो जिया, पर मानवीयता के प्रति उनकी धारणा हमेशा बनी रही। वे लोगों के प्रति असीम करुणा से, प्रेम से, आनंद से भरे रहे। उन्होंने रिश्तों को हमेशा गरिमा प्रदान की। तो इस प्रकार उनका व्यक्तित्व सामान्य सन्यासियों के व्यक्तित्व से बहुत अलग और बहुत ही ऊंचा रहा। प्रश्न संख्या 7, आशय स्पष्ट कीजिए। क, नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा? फादर की मृत्यु पर लेखक ने यह बात कही। फादर ईसाई धर्मानुयायी थे और उनके साथ अनेक उनके मित्र उनके उस अंतिम समय में शामिल हुए। मसीही विधि से उनका अंतिम संस्कार जो था वह किया गया। सभी उनको भावभीनी विदाई दे रहे थे और सभी आंखें उस समय नम थी। तो उनके बारे में लिखना या उनको गिनना निश्चित रूप से कभी भी किसी के दर्द को इस प्रकार से मापा नहीं जा सकता। तो लेखक लिखते हैं कि नम आँखों को गिनना स्याही फैलाना है। ख, फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। फादर को याद करना एक शांत संगीत को सुनने जैसा है। इससे आशय यह है कि जब कभी आप शांत मुद्रा में बैठ करके धीमा धीमा उदास संगीत सुनते हैं तो हमारा मन एक अजीब करुणा और दुख से भर जाता है। हमारी आँखों से अश्रुधारा बहने लगती है और पूरा माहौल इस प्रकार का गमहीन हो जाता है। तो फादर का व्यक्तित्व कुछ इस तरह का था कि जब आप उन्हें याद करते हैं तो एक उदासी से भर जाते हैं। उनकी याद से मन में कहीं गहरे बहुत सन्नाटा आ जाता है। लेखक इसी बात को इन शब्दों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। आगे जो प्रश्न इस पाठ में शामिल किए गए हैं वे रचना और अभिव्यक्ति शीर्षक के अंतर्गत हैं और इस क्रम में पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। आपके विचार से बुल्के ने भारत आने का मन क्यों बनाया होगा? देखिए, भारत विश्व गुरु रहा है। पूरे भारत में यहाँ के आध्यात्मिक ज्ञान के कारण इसकी छवि बहुत अलग है। हमारे यहाँ के वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र हों या लगातार दुनिया को एक करने के मंत्र हों, वे लोगों को आकर्षित करते हैं। अनेक ऐसे प्रमुख गीत आपने सुने हैं जिनके माध्यम से आप इस भारत भूमि के गुणों को समझ सकते हैं। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और न आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। तो भारत भूमि एक ऐसी पवित्र भूमि है जो हमेशा प्रीत की रीत निभाती आई है, जो काले गोरे में कभी भेद नहीं करती, जो मानव को मानवीयता के श्रेष्ठतम पाठ पढ़ाने का एक बहुत ऊंचा केंद्र रहा है। और यही कारण है कि फादर कामिल बुल्के का आकर्षण लगातार इस पुण्य भूमि के प्रति रहा होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रैम्स चैपल। इस पंक्ति में बुल्के की अपनी जन्मभूमि के प्रति कौन सी भावनाएं अभिव्यक्त होती हैं? आप अपनी जन्मभूमि के बारे में क्या सोचते हैं? जन्मभूमि एक ऐसा स्थान होता है जिसके प्रति ममत्व तो कभी समाप्त नहीं होता। फादर कामिल बुल्के अपनी जन्मभूमि को याद करते हैं और उसके प्रति अपना समर्पण व्यक्त करते हैं। मुझे दुलाईवाला में शामिल गीत की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं जो अपने वतन के प्रति, अपनी जन्मभूमि के प्रति लगाव को बहुत सक्षमता के साथ व्यक्त करती हैं। है मेरे प्यारे वतन,
ए मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। माँ का दिल बन के कभी मुझको तड़पाता है तू, और नन्ही बेटी सा मुझको याद आता है तू। जितना याद आता है तू, उतना तड़पाता है तू, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी जुफ्तज़ू, तू ही मेरी जान। देश ऐसा होता है, जन्मभूमि ऐसी होती है कि आप विश्व के किसी भी कोने में रहें, कहीं भी रहें, उसे कभी भुला नहीं सकते। और फादर कामिल बुल्के के बारे में यही चीज़ हम देखते हैं कि वे मानवता के लिए अपनी जन्मभूमि से अलगाव के उस कष्ट को भी सहज सहज सहन करते हैं। तो यह पाठ हमें बहुत व्यापक स्तर पर संपूर्ण मानव जाति के बारे में सोचने के लिए मजबूर करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। मेरा देश भारत विषय पर 200 शब्दों में निबंध लिखिए। तो यह निबंध आप स्वयं लिखेंगे। अनेक विशेषताएं हमने भारत भूमि की चर्चा की, अनेक गीत मैंने आपको बताए जिनके माध्यम से आप इस विषय पर निबंध लिख सकते हैं। भारत की स्थिति, भौगोलिक स्थिति, भारत की मर्यादाएं, स्वतंत्रता के लिए किया गया संघर्ष, हमारी सांस्कृतिक थातियाँ और श्रेष्ठ श्रेष्ठ पंक्तियाँ आप इसमें लिख सकते हैं। जैसे मुझे जयशंकर प्रसाद जी की वह पंक्तियाँ याद आ रही हैं, अरुण मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। तो यह ऐसा देश है जो सभी को सहारा देता है, सम्मान देता है। तो अपने देश के बारे में, मातृभूमि के बारे में, जन्मभूमि के बारे में आप एक शानदार सा निबंध लिखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। आपका मित्र हडसन एंड्री ऑस्ट्रेलिया में रहता है। उसे इस बार की गर्मी की छुट्टियों के दौरान भारत के पर्वतीय क्षेत्र में भ्रमण हेतु निमंत्रण पत्र लिखते हुए पत्र लिखिए। तो हम पत्र लिखेंगे। पत्र में सबसे पहले आप अपना पता लिखेंगे। पता लिखने के पश्चात प्रिय मित्र हेडसन, सादर वंदे, सादर नमस्कार, मैं यहाँ पर प्रसन्नता से हूँ, आप भी अपने स्थान पर प्रसन्न होंगे। और इस बार की गर्मी की छुट्टियाँ हमने कुल्लू मनाली में मनाने का निर्णय लिया है। हम चाहते हैं कि इस यात्रा में आप भी हमारे साथ रहें। वह पर्वतीय क्षेत्र विभिन्न प्राकृतिक सौंदर्यों से भरा हुआ क्षेत्र है, बहुत ही आनंददायक क्षेत्र है। वहाँ की ऐतिहासिक और साहित्यिक पृष्ठभूमि भी श्रेष्ठ है। अतः आप हमारे साथ आएं और भारत के पर्वतीय क्षेत्र के इस अनुपम यात्रा के सहभागी बने। आपकी याद में आपका मित्र हर्षवर्धन। और इस प्रकार आप एक शानदार सा पत्र अपने स्वयं के शब्दों में, अपनी कल्पना के माध्यम से अपने मित्र को लिखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। निम्नलिखित वाक्यों में समुच्चय बोधक छांटकर अलग लिखिए। तो वाक्य क्या है? तब भी जब वह इलाहाबाद में थे और तब भी जब वह दिल्ली आते थे। तो इसमें समुच्चय बोधक क्या है? और। दूसरा है माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया। तो इसमें क्या है? कि वो रिश्ते बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। तो इसमें समुच्चय बोधक क्या होगा? तो उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे दो शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। तो इसमें क्या होगा? जो
और अंतिम है इस क्रम में, पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था, लेकिन वह स्मृति में अक्सर डूब जाते हैं। तो इसका उत्तर होगा लेकिन। तो इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, आज आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्मरण जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की कलम से निकला है उसे पढ़ा। ये महत्वपूर्ण पाठ है, इसका अध्ययन करें और इस संस्मरण का आनंद लें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।